Good morning, plus 2 class. In the previous video, I told you about European Union. It came into existence after 1945. 1945 के बाद यूरोप के देशों को आर्थिक मदद पहुंचाने पर जो अमेरिका के द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाई गई और जिसे मार्शल प्लान कहा गया, उसके बाद जो था वो यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे पहले यूरोपियन आर्थिक संगठन बना, फिर ये राजनीतिक संगठन के रूप में उभरा, फिर धीरे धीरे जो था वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया या और उसके बाद 1992 में जो था वो यूरोपियन यूनियन जो था वो एक उसका पूरी तरह से एग्जिस्टेंस हो गया था, इसकी पूरी तरह से उभर कर सामने आ गया था। तो हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में देखा, जिसका अपना फ्लैग है, जिसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में हमने देखा कितना पावरफुल है। बात करें तो इसकी मेंबर्स कंट्री की आज जो इकोनॉमिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, वो अमेरिका से 3 गुने से भी ज़्यादा है। तो आज हम इसके मिलिट्री कैंपेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कहते हैं सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपियन संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपियन संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्रिटेन पहले जो था वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, अब ये इससे अलग हो चुका है और अब सिर्फ फ्रांस जो है वो इसका सदस्य है और इसके ज़ख़ीरे में करीब 550 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मसलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नई सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का प्रतिरोध किया। यानी कि यहाँ देखिए आप, स्वीडन की भी बात करें, डेनमार्क और स्वीडन की बात करें तो उन्होंने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से प्रतिरोध किया था। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता जो है वो सीमित हो जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम आसियान भी बोलते हैं, जिसमें कि साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें। आपके ख्याल में कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोप और यूरोपीय और जापानी उपनिवेशों का शिकार हुआ। यानी कि बार बार ये एरिया जो था वो यूरोपीय और जापानी कॉलोनियल पावर का शिकार हुआ था तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई इसने। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव का भी झेलना पड़ा। टकरावों और भागम भाग जैसी ऐसी स्थिति को दक्षिणी पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बाडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने का मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसके चलते दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन बनाकर एक वैकल्पिक तैयार किया। 1967 में इस क्षेत्र में 5 देशों ने, यानी कि अब ये याद कर लीजिए कि जो आसियान देश जो थे वो जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों संगठन का जो था वो एग्जिस्टेंस या वो कब उदय हुआ, या ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन जो था वो कब बना था, जिसको आप आसियान बोलते हैं, ये 1967 में बना और बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हुई। इन देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे।
आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। यानी कि मेन इनका काम जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उसे तेज करना और उसके माध्यम से सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट जो थी वो भी हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को भी बढ़ाना था। यानी कि रीजनल जो पीस है और स्थायित्व को भी इन्होंने बढ़ाने का एक उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसके सदस्य संख्या जो थी वो 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसी की तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा था। यानी कि अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन संगठन बनाया गया था उसकी तरह जो था वो इसे खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा था। यानी कि ना तो वो किसी तरह की एक ही तरह की मुद्रा जिसको हम लोग करेंसी बोलते हैं वो चाहते थे, ना ही वो नेशनल फ्लैग या ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाने के हित में नहीं थे। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। यानी कि ये चाहते थे कि आपस में मेल मिलाप रहे, सहयोग रहे और किसी तरह के देशों में आपसी कोई टकराव ना हो, और यही आसियान शैली भी कहा जाने लगा है। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय नेशनल जो सार्वभौमिकता मतलब जो सुपर विज़न है या जो सोवरिजन है, नेशनल सोवरिजन का सम्मान करना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाए हैं। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, ये याद कर लीजिए 2003 में जो बना था, जो आसियान सुरक्षा समुदाय जो था, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नाम की 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए थे। यानी कि अगर हम ये पूछ रहे हैं कि 2003 में आसियान ने सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक संस्कृत समुदाय आसियान के जो थे वो बनाने का काम किया गया था, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी कि जो आसियान का सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई गई थी वो इसलिए बनाई थी कि देशों में आपसी विवाद जो है वो सैनिक टकराव तक ना जाए। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिसके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने की वचनबद्धता जाहिर की। यानी कि जाहिर सी बात है कि वो किसी तरह से आपस में कोऑपरेशन, पीस कोऑपरेशन और नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को बढ़ाना चाहते थे, जिसके चलते वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे अपने इन एरियाज़ के अंदर, तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर भी अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की भी आसियान रीजनल फोरम जो थी भी उसकी भी स्थापना की गई थी ARF की 1994 के अंदर। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर मार्क कर लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आगे देखते हैं।